मोहम्मद, जी जनाब। गुमनाम हीरो केस पर बात करने के लिए तैयार हो या अभी भी उस मसले में उलझे हुए हो? नहीं जनाब, मैं ठीक हूँ, तवज्जो है मेरी। तो ठीक है, इस मरहले को खत्म हो जाने दो, उसके बाद इतना वक्त मिलेगा कि उस बारे में सोचा जा सके। मैं भी तुम्हारी तरह उस मसले को लेकर उलझन में हूँ। जनाब वाकई अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूँ। इतने काम के बावजूद आप उस वाकये के लिए फिक्रमंद हैं। ये कैसी बात कर रहे हो मोहम्मद? अगर तुम लोगों को कुछ भी होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम लोगों की हिमायत करूं। तुम इस इदारे के ऑफिसर हो, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि सबकी हिमायत करूंगा। शुक्रगुजार हूँ जो आप ये बात कह रहे हैं। गुमनाम हीरो पर बात करें? जी जनाब, इजाजत दें। जनाब, मोहम्मद अली मूसापुर तक पहुंचने का ये रास्ता है। अलबत्ता इस बारे में कि मूसापुर स्वीडन में पैदा हुआ और उसने स्वाज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, इस बारे में बहुत बातें कर चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो आज हम मूसापुर, MI6 और मुल्क के अहम ओहदेदारों के ताल्लुकात का जायजा लेते हैं। अच्छी सोच है। अच्छी बात है। अमेरिका में एक बालियान ने ईरानी अमरीकी लॉबी, खासकर अमेरिका में नेशनल ईरानी काउंसिल के साथ, जबकि वो कई यूरोपीय मुल्कों में ईरानी सफीर भी था, ईरान और यूरोप और अमेरिका में अपने ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए मुल्क के अहम दाखिली और बैरूनी ओहदों पर अपने आदमियों को बिठाने में कामयाबी हासिल कर ली। इसी की एक मिसाल मोहम्मद अली मूसापुर की है। और वाकये का दूसरा पहलू, खुद मूसापुर के ईरानियन अमेरिकन नेशनल काउंसिल में ट्रीटा पारसीपुर और उसके भाई रोजवे पारसीपुर के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। और एक और तरफ हम मूसापुर की मंगेतर मीना नेकपुर के गुलाम रजा रहमानी के साथ कारोबारी रिश्तों को देखते हैं और अमेरिका और बरतानिया की लॉबी में उसकी सरगर्म मौजूदगी को देखते हैं। इतने सबूतों के तहत हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मोहम्मद अली मूसापुर की 5 ममालिक के माबैन होने वाले मुज़ाकरात में ईरानी टीम के साथ मौजूदगी मनाखेज लगती है। और ईरान में उसके ताल्लुकात इस बात का बायस हुए हैं कि ईरान के आला रुतबा ओहदेदारों और जराए तक उसकी पहुंच और दस्तरसी बड़ी वसअत हासिल कर ली, जिसके बायस इस बात पर फिक्रमंद होना जरूरी है कि मूसापुर ने कुछ ईरानी ओहदेदारों को गलत मालूमात बहम पहुँचाकर बामकसद तरीके से उनके अजहान को मुशविश किया हो। जनाब, मेरे ख्याल से गुलाम रजा रहमानी के केस पर नजर रखने से दोनों केसों की पेशरफ्त पर मुस्बत असर पड़ेगा। नेकपुर पर तसल्लुत है? बिल्कुल जनाब, लेकिन जिस बात को लेकर हम फिक्रमंद हैं वो ये है। इंग्लैंड एम्बेसी? जी बिल्कुल। मीना नेकपुर ने 2 हफ्तों के दौरान 3 मरतबा इंग्लैंड एम्बेसी से रुजू किया है। किस गेट से? मामूल के मुताबिक वीजा गेट से। आप तो जानते हैं कि इंग्लैंड वाले वीजा के बहाने मुलाकात को अंजाम देते हैं ताकि हम उनमें से किसी को पहचान ना सके। एम्बेसी में किससे मुलाकात की है? जैसा कि हमारे एजेंट ने बताया है, जेसन कॉलिन से मुलाकात की है। और मुलाकात का मौजू? एहतमाल है कि गुलाम रजा रहमानी के वीजा के लिए। ये कि इसने शार्लोट से मुलाकात नहीं की है 3 सूरतों से अलग नहीं हो सकता। पहली सूरत ये कि मूसापुर की इंफॉर्मेशन की मुंतकली एम्बेसी के जरिए नहीं होती। दूसरी सूरत ये कि इसमें नेकपुर का कोई रोल नहीं है। और तीसरी सूरत ये है कि एम्बेसी में हमारा एजेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है। अलबत्ता जनाब, एम्बेसी में हमारा एजेंट अच्छा काम कर रहा है। अलबत्ता मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। बहुत ज्यादा इम्कान पाया जाता है कि मीना नेकपुर का मूसापुर की मालूमात मुंतकिल करने में कोई हाथ नहीं। ज्यादा से ज्यादा नजर रखनी है मोहम्मद, पलकें भी मत झपकाना उससे। अगर ईरान में उनके गाइड की पहचान हो जाए तो अच्छा है। तुम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के रास्ते की तलाश करो, देखो फायदा कहाँ से उठाया जा रहा है। और गुलाम रजा रहमानी? जनाब, आप जानते हैं कि अगर हम अमली तौर पर मैदान में आ गए तो एहतमाल है कि बहुत से अहम मुहरे सामने आ जाएंगे। जनाब, मेरी साफगोई को माफ कीजिएगा। अगर ये तय पाया कि बाद में कुछ जिम्मेदारों के सबबी और निस्बी रिश्तेदारों और साहिबजादों की कैपिटलाइजेशन पर तवज्जो दें तो बेहतर होगा कि अभी समझ लें। मोहम्मद, क्या तुमने देखा कभी मैंने साजबाज की हो? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। झूठ बोला हो? नहीं। मसलहत को नजर में रखा हो? नहीं। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, आखिरी हद तक जाओ
और हमारी डेडलाइन ईरान की कौमी सलामती जनाब। और लोगों के हक का दिफा करना। नौ बजकर 35 मिनट पर गुलाम रजा रहमानी अपनी कार लेकर कंपनी की पार्किंग में दाखिल हुआ। सलाम जनाब। सलाम। सलाम जनाब। सलाम। 3 नंबर रूम खुलवाओ। 3 नंबर रूम खोलना। जाइए। सलाम हाजी साहब। सलाम। मुझसे मिलने की दरखास्त की थी तुमने? जी हाँ, आपकी इजाजत से। बताओ। कैप्टन साहब, मैं आपको एक ऐसी अहम इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिसे आप सुनकर चौंक उठेंगे। जी हाँ, अहम? इतनी अहम इंफॉर्मेशन है कि सुनने के बाद आप सारे काम छोड़कर इसी के पीछे पड़ जाएंगे। कैसा है? किस बारे में? इजाजत। क्या इनके सामने क्या तू? बोलो, कोई बात नहीं। आपके दफ्तर में एक घुसपैठिए की बात है। जी हाँ। दिलचस्प है। बोलो, मैं सुन रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं ये इंफॉर्मेशन आपको फ्री में तो नहीं दे सकता हूँ, सौदा करूंगा। जी हाँ। किस चीज की? अपनी आजादी से। हैं? बस आपको मुझसे वादा करना होगा कि जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको अपने मुंह से कहना पड़ेगा कि शाबाश मोहसिन, जाओ तुम आजाद हो, चले जाओ। वादा? हाथ मिलाए। मिलाए। एहतमाली तौर पर वो घुसपैठिया औरत नहीं है। वो तकरीबन 35 बरस की है। कैसा रहा? मैंने सही अंदाजा लगाया? उसकी घुसपैठ की जगह भी हमारी ये एक आदमी का घर है। मिलने की जगह मस्जिद है। तुमने एक बात का ख्याल नहीं किया। अहम तरीन इंफॉर्मेशन की कीमत वक्त होती है। वक्त गुजरने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ना तो उसके लिए जिसकी तलाश में होता है, नहीं उसके लिए जो अपने पास में रखता है।
कुछ नहीं कहना तुम्हें? आप तो पहले से ही सबको जानते हैं मेजर साहब, क्या कहूं मैं। मैं अपने इस कमबख्त दिमाग को क्या करूं, कोसू? मोहसिन, लानत है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये आपकी खिदमत में गुलाम रजा रहमानी की फाइल है। इसके अंदर सारी तफसील और नोट्स भी हैं। बहुत खूब। अलबत्ता ये मुख्तसर फाइल है। मुख्तसर क्यों? नहीं, इसे पूरा करूंगा। ये आज तक की खुलासा रिपोर्ट है। अच्छा। मुझे नहीं मालूम इस आदमी की गिरफ्तारी का हुक्म अब तक जारी क्यों नहीं हुआ। अभी हमारे पास रहमानी की गिरफ्तारी के काफी सबूत हैं। मोहम्मद, मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि इस केस को इस तरह से जारी रखा जाए। हाले हाजिर में कुछ ओहदेदार रहमानी की गिरफ्तारी को अपने से बराह रास्त मुकाबला समझते हैं और ये बात मुल्क के फायदे में नहीं है। फिलहाल इस केस को बड़ी खामोशी के साथ हमें जारी रखना होगा। तुम उन्हें अपना काम करने दो और हम भी अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जनाब, मौजू ये है कि गुलाम रजा रहमानी के केस का ताल्लुक उनके रिश्तेदारों से नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि करे कोई और भरे कोई। हम चाहें या ना चाहें मगर ऐसा ही होगा। तुम मीडिया के प्रोपेगेंडे को कम ना समझो और ये वाकया मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को एक तरह का बहाना फराहम करेगा और देर नहीं लगेगी कि निज़ाम और आवाम दो मुखालिफ और हिमायती ग्रोहों में बंट जाएं और दो ग्रोह हो जाने के बाद मुल्क को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब हम यूं ही बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। फिलहाल बेहतरीन काम रहमानी के केस को पूरा करना है। जब तहकीकात का नतीजा निकल आएगा, शक ना करो कि जिन लोगों के बारे में तुम सोच रहे हो, जरूरत पड़ने पर उन्हें भी खबर कर दी जाएगी और सब वाजे हो जाएगा। माफ कीजिएगा, एक्सचेंज ऑफिस के कैमरों को हैक कर लिया गया है। ठीक है, रसूल को भेज दो, अभी आता हूँ। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की पहली कार्रवाई। इस गुफ्तगू की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और जिसे जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश किया जाएगा और इसको सबूत माना जाएगा। आपकी हर बात और हर हरकत को रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे कानूनी सबूत माना जाएगा। आप मेरी बात को समझ गई या दोहराऊं? मैं समझ गई। अच्छी बात है। आप अपना तारुफ पेश करें। मैं सादिया आमिर, पैदाइश 7 फरवरी 1984, वालिद का नाम खलील। मोहतरमा सादिया आमिर, आप पर किसी को मारने में मदद करने और ईरान के इंटेलिजेंस के एक बड़े ऑफिसर के घर में घुसकर नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई करने का इल्जाम है। क्या आपने ऊपर लगाया हुआ इल्जाम मानती है? दोहराता हूं, क्या आप मसूद काशिफी और बहादुर करीमी के कत्ल में शरीक होने और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के घर में घुसने के इल्जाम को कबूल करती हैं? जी। अच्छी बात है। तफसील बताएं। क्या बताऊं मैं? बताइए कि आपने ये काम किस वजह से किया।
मैं मजबूर थी। आपको किसने मजबूर किया था? दोहरा रहा हूं मोहतरमा आमिर, ये काम करने के लिए आपको किसने मजबूर किया था? मोहतरमा सादिया आमिर, आप ध्यान दें, अगर आपने सच्चाई छुपाई और ये नहीं बताया कि आपको किसने मजबूर किया था, तो इस काम का सारा इल्जाम आपके सर पर जाएगा। बैठो। मैंने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? ये कि मैं मजबूर थी। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। क्या आप जानती हैं कि आपकी इन बातों का क्या नतीजा निकलेगा? जी। उन 2 डायरेक्टर्स को मारने की वजह? उनके साथ मेरा झगड़ा था। किसके साथ झगड़ा था? दोनों के साथ। बहादुर करीमी के साथ? क्यों? या काशिफी के साथ? आप कबूल करती हैं? जी हाँ। एक बार फिर पूछता हूं मोहतरमा आमिर, क्या आप इन दोनों की पहचान करती हैं? जी जी जी। ये बहादुर करीमी है और वो काशिफी। इनका काम क्या है? आपने तो खुद ही कहा कि वो डायरेक्टर थे। अलबत्ता वो लोग इंफॉर्मेशन के दलाल थे, जो कि अब नहीं रहे। मोहतरमा सादिया आमिर, मैं आपको नसीहत करता हूं कि आप मेरे सवालों का सही जवाब दें। जिस किसी या जिन लोगों के लिए आप काम करती हैं, अगर आपने उनका नाम नहीं बताया तो इस दहशतगर्दाना कार्रवाई का इल्जाम आपके सर जाएगा और उसके नताइज की जिम्मेदारी आप पर होगी। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताएं, इन दोनों को मारने का हुक्म आपको किसने दिया था? किसी ने भी नहीं। मैंने उन्हें मारने का खुद ही फैसला किया था। ये बहादुर करीमी है और ये मासूद काशिफी है। क्या फर्क पड़ता है? अहम बात यह है कि मैंने इन्हें मारा है। आप ठीक तो हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं? इस आदमी को पहचानती हैं? अब तक देखा नहीं इसे। गौर से देखिए इसे। इस आदमी को पहचानती हैं? नहीं पहचानती। ये बताओ, नतीजा क्या निकला? तुम उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने वाली थी, ना ये कि उसकी माँ के घर जाके चाय पियो और नमाज पढ़ो। मैं क्या कर सकती हूँ? उसकी बीवी मुझे घर में घुसने ही नहीं देती है। अगर अंदर जा पाती तो कुछ न कुछ मालूमात अंदर से जरूर लेकर आ जाती। क्या तुम ये उम्मीद करती हो कि इंटेलिजेंस का एक बड़ा ऑफिसर मुल्क के सीक्रेट राज की फाइलें अपने घर ले जाके रखेगा?
देखो, अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने इस लड़के के ऑफिस का पता नहीं लगाया तो फिर मुझसे कांटेक्ट मत करना और इसी तरह सारा को भी भूल जाना। आप इब्राहिम शरीफ के लिए काम करती हैं और इब्राहिम शरीफ ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। मैं इसे नहीं पहचानती। सारा को लेकर परेशान हैं। आइए, चलिए चलिए। बैठो। सारा, सारा, बताओ रसूल, क्या किया? जनाब, ये सादिकी एक्सचेंज ऑफिस की लाइव फुटेज है जिसका नाम है सादिकी एंड पार्टनर्स कंपनी। ये आदमी सेंट्रल बैंक का मुलाजिम था। 3 साल पहले इसने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली और 7 महीने हो रहे हैं कि गुलाम रजा रहमानी के साथ ये एक्सचेंज ऑफिस खोला है। और ये रही सादिकी की पूरी डिटेल जिसे मैंने सेंटर से लिया है। सादिकी का सेंट्रल बैंक में मुलाजमत के दौरान कोई ख़राब रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि ये दूसरों के साथ साठगांठ किया करता था। लेकिन एक और अहम पहलू भी है, वो ये कि सादिकी रहमानी के साथ पार्टनरशिप से पहले एक अरसे तक लंदन भी रह चुका है। ये बताओ, एक्सचेंज ऑफिस के पहले की तस्वीरें मिल सकती हैं? उनके सिस्टम में जो कुछ सेव होगा उसकी रिकवरी की जा सकती है। और आवाज? अगर सेव होगी तो जरूर। तो फिर जरा तकलीफ उठाओ और इस सिस्टम में जितने भी मालूमात हैं उनको हासिल करो। अगर कुछ मिले तो मुझे फौरन बताना। बहुत शुक्रिया। मुखलिस हूँ। आ जाओ अंदर। जनाब, ये गुलाम रजा रहमानी के अकाउंट की प्रिंट है। फाइल नहीं लाई, प्रिंट क्यों ले आए? एक्सेल में फाइल भी लेके आया हूँ। ये सब प्रिंट वहाँ ऑफिस में पड़ी हुई थी तो मैं लेते आया, सोचा कि शायद कोई काम ही आ जाए। ये किस तारीख से है? तकरीबन 2 साल पहले से है। इजाजत दें? लीजिए, इसमें ये सब है। कितने अकाउंट्स का हिसाब है इसमें? 6 करंट और $3 अकाउंट। ठीक है, तो फिर जरा तकलीफ उठाओ और इसकी एक कॉपी भेज दो एंटी करप्शन ब्यूरो को। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसकी।
आधा तो उन्होंने ही दिया है, सब उनके पास मौजूद है। उनके पास रहमानी की कोई ऐसी रिपोर्ट है जो हमारे काम आ सके? मुझे तो कुछ बताया नहीं, यानी मैंने भी उनसे कुछ नहीं पूछा इस बारे में। लेकिन गुलाम रजा रहमानी का केस उनके पास है। अच्छा, ठीक है, बहुत उम्दा। तो अब हम अलग तरह से अपना काम करेंगे ताकि वक्त की बर्बादी ना हो। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो ले लेंगे उनसे। देखो इसमें क्या मिलता है तुम्हें। बताएं मुझे इसमें क्या तलाश करना चाहिए। वहां से शुरू करो जहां सब मामूली लगे। क्या मतलब? जब सब कुछ नॉर्मल नजर आए तो समझो वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बोलो रसूल। आप जरा नीचे आएंगे? आ रहा हूं। क्या हुआ रसूल? वहीद मसूदी, जो कि ईरान में सोने के सिक्कों का मशहूर एजेंट है, 1999 में रोजबे ब्रदर्स के एक्सचेंज ऑफिस में मामूली मुलाजिम की हैसियत से काम करता था। अब ये सोने के सिक्कों की मार्केट में काफी उरूज हासिल कर चुका है। इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ईरान और अतराफ के इलाके में सोने के सिक्कों की कीमत इसी के जरिए मुअय्यन की जाती है। और अकबर असदजादा, इसकी पैदाइश है 1970 की। ये, इसका बाप और दादा परदादा सभी ईरान के मशहूर ज्वेलर्स थे। यही उनका पुश्तैनी पेशा है। ईरान, कुवैत और अतराफ के इलाके में इसकी 7 ब्रांचेज हैं और इसकी असली सरगर्मी पिघलाए हुए सोने और सिक्कों की खरीदो फरोख्त है। इस आदमी की एक फोटो ढूंढी है मैंने जनाब। देख रहे हैं जनाब? मैंने एक्सचेंज ऑफिस की आर्काइव से इसे निकाला है। असदजादे ने 3 हफ्ते पहले एक्सचेंज ऑफिस में सादिकी से मुलाकात की और ज़र मुबादला का सौदा किया। चूंकि एक्सचेंज ऑफिस में माइक्रोफोन नहीं लगा था, इसलिए मुझे आवाज नहीं मिल सकी। अजीब है। जी हाँ। सोना और एक्सचेंज मार्केट की 2 हस्तियां रहमानी के ऑफिस में। हेलो, सलाम काजिम। सलाम मोहम्मद। दफ्तर में हो? जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो तुम कहते थे कि ये टर्म पूरा हो जाएगा। क्या करूं मोहम्मद, एंटी करप्शन ब्यूरो में इतना काम है कि सर खुजाने का मौका भी नहीं मिलता। हाँ, मुझे रिपोर्ट है इसकी। वाकई में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन काश की इतनी बड़ी दौलत की वापसी के सिलसिले में कुछ और मालूमात दी होती। मैं इस बात को मानता हूं कि ज्यादा मालूमात देनी चाहिए थी, लेकिन ये जिम्मेदारी तो मीडिया की है। जरा तुम इधर देखो। ये देखो, 30,000 अरब तुमान, ये 3.4 अरब डॉलर और 14.5 अरब यूरो, और इन सबसे ज्यादा अहम 13,700 हेक्टेयर जमीनों को जमीन माफिया से हमने हासिल किया है, जो कि गरीब लोगों की थी। या ये 237 अरब के क्रेडिट बॉन्ड्स को, जो कि गवर्न किया गया था, लोगों तक लौटाया गया। देख रहे हो ना मोहम्मद, इतनी कारकर्दगी के बावजूद इस इदारे के खिलाफ मसमूम फिजा और गलत प्रोपोगंडों से हमारी साख को खराब किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। देखो मोहम्मद, मेरा दिल ये चाहता है कि एक दिन ऐसा आए कि इस इदारे में कोई भी बदउनवानी का केस ना आए। हाँ, ये तो आइडियल है, लेकिन इस तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ भी इत्तलात होती हैं वहाँ जासूसी का खतरा भी मौजूद होता है, और जहाँ भी पैसा होता है वहाँ धोखा और गबन का इम्कान पाया जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम ये बताओ, इतने अरसे के बाद तुम मेरा हालचाल पूछने तो नहीं आए होगे? मुझे तुम्हारी याद तो आ रही थी, मगर कुछ ऐसा हुआ कि सोचा तुमसे आकर सलाह मशवरा कर लूं, क्योंकि तुम इसमें एक्सपर्ट हो। मैं तुम्हारी खिदमत में हूँ। गैर मुल्की करेंसी और सोने की मार्केट में कुछ होने वाला है क्या? जैसे कि क्या होने वाला है? देखो, कोई खबर होने वाली है क्या? सेंट्रल बैंक या हुकूमत को ऐलान करने वाली है क्या? वो कैसे? अभी बताता हूँ। हेलो इब्राहिम। सलाम। सलाम, बात कर सकते हो क्या? हाँ, कुछ हुआ है क्या? मैं ये जानना चाहती थी कि तेहरान में तुम्हारे दोस्तों की क्या खबर है, वही लोग जो तुम्हारे लिए काम किया करते थे। बेखबर नहीं हूँ उनसे। क्या फिर कोई काम पेश आ गया? फिलहाल तो नहीं। तुम उनके बारे में बात नहीं कर रहे थे, इसलिए सोचा पूछ लूं। तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास। तुम और सरप्राइज? बात क्या है? सब्र रखो जरा। फिलहाल उस पर काम कर रहा हूँ। पहले मैं खुद इत्मीनान कर लूँ, फिर बताऊंगा। किस बारे में है? क्या तुम मोहम्मद के काम की जगह नहीं ढूंढ रही थी, जो कि ईरानी इंटेलिजेंस में घुसपैठ के लिए खिड़की साबित हो?
अच्छा, मैं खिड़की के बजाय तुम्हारे लिए दरवाजा खोलना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जल्दी ना करो। मैंने कहा ना मैं उस पर काम कर रहा हूँ। पहले इत्मीनान हासिल कर लूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा मैं। और मेरे आदमियों के बारे में भी फिक्र मत करो। मैं सिर्फ प्रोफेशनल्स के साथ काम करता हूँ। वो ईरान में काम करने वाले बेहतरीन लोगों में से हैं। इत्तेफाक से ये बेहतरीन लोग ही परेशानियां खड़ी किया करते हैं। उनसे होशियार रहना। जरूर। उम्मीद करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी सारा बेटी कैसी है? ठीक है जनाब। नूरा, सारा का बहुत ख्याल रखना। जी जरूर जनाब। मुझे अभी खेलना है, मुझे और खेलना है। नहीं सारा, देर हो गई, चलो। डॉलर खरीदना है, डॉलर खरीदना है, सिर्फ खरीदना है, बेचना नहीं है। डॉलर खरीदना है, डॉलर खरीदना है, सिर्फ खरीदना है, बेचना नहीं है। डॉलर खरीदना है, डॉलर खरीदना है, सिर्फ खरीदना है, बेचना नहीं है। डॉलर 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 खरीदना है हमें, बेचना नहीं है। डॉलर खरीदना है, डॉलर 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 खरीदना है। कौन बेचेगा डॉलर? आ जाओ। नहीं, हमें बेचना नहीं है, सिर्फ खरीदना है। अच्छा। ठीक है। तुम मुतमईन तो हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है। दाऊद, वाकई में मेरे समझ नहीं आता कि एंटी करप्शन वाले लोग इतने अकाउंट और अमाउंट को हैंडल कैसे करते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। उसको छोड़ो, इधर आओ, मेरी मदद करो। अब क्या हुआ? मुझसे कोई फन्नी सवाल पूछना है? दुनिया का वक्त बर्बाद मत करो। देखो, मुर्तजा ने कहा एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक सोने की मार्केट में कुछ गैर मामूली हालात रूनुमा होने वाले हैं। मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है। ये सब रहमानी की सोने के एजेंटों के साथ मुलाकात के बाद हुआ है और मोहम्मद साहब ने कहा है कि सोने के मार्केट में जो कुछ होता है मुझे खबर दो। ये तो सब नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है। अभी तुम हकीकत से मुंह मोड़ रहे हो दाऊद। जरा इधर देखो। ये सब तस्वीरें इस्फहान, तबरेज और तेहरान के सोने के मार्केट की। जब ये बात मेरे समझ में आ जाएगी कि तुम्हें क्या चाहिए, तभी तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ। लेकिन मुझे तो सब नॉर्मल लगता है। दोपहर से लेकर अब तक जब से सिक्के की कीमत तय हुई है तब से सभी खरीदारी में लगे हैं और ज्वेलर्स और एजेंट सिक्के बेच ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये तो बोर्ड पर कीमत लगाते हैं। जब तक कीमत लिखेंगे नहीं, खरीद ही नहीं सकते दाऊद। तुम तफसील से बताओगे कि क्या कहना चाहते हो? हर वो चीज जो गैर मामूली नजर आए। बहुत शुक्रिया तुम्हारी वजाहत का। 1 मिनट सुनो और यहाँ पर ध्यान से देखो। तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए ताकि बाद में तुम कुछ ना पूछो। देखो, तस्वीरों से पता चलता है कि ज्यादातर लोग खरीदना चाहते हैं ना कि बेचना। मतलब वो लोगों को उकसा रहे हैं कि वो बेचें। ओह हाँ, यही बात पहले बता देते। जरा यहाँ देखो। ये मीना नीकपुर है, एक्सचेंज ऑफिस में आई है। सईद को उसी तरफ होना चाहिए। जो था मैंने आज का सौदा फायदे में रहेगा। तुम्हें क्या चाहिए भाई?
बस खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं। डॉलर खरीदना है, डॉलर खरीदना है, सिर्फ खरीदेंगे बेचेंगे नहीं। डॉलर खरीदना है, डॉलर 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 खरीदेंगे, डॉलर 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 खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं, सिर्फ खरीदेंगे। डॉलर बेचना है क्या? कितने में लेंगे? जो भी रेट होगा उससे 50 बढ़कर ही दूंगा। बोर्ड पर तो नहीं जानती कि कितना लिखा है, और आप 500 ज्यादा क्यों लेंगे? बस मुझे लेना है इसलिए। आप अंदर जाकर भी पूछ सकते हैं, जितना भी रेट होगा उससे ज्यादा मैं ही लूंगा। नहीं, अभी मेरे पास नहीं है। जब भी बेचना हो आप मेरे पास ही आए, मैं यहीं पर मिलूंगा। अभी सिर्फ खरीदा जा रहा है। डॉलर डॉलर दे दो, डॉलर सिर्फ खरीदना है बस। डॉलर डॉलर सिर्फ खरीदना है सिर्फ डॉलर। आप बेचेंगे? अगर डॉलर है तो आप मुझे दे दें, मैं खरीदूंगा, सिर्फ खरीदूंगा भाई बस। लेकिन मुझे तो डॉलर चाहिए। नेकपुर साहिबा, मैं आपकी खिदमत में हूँ, बताइए। रहमानी साहब ने आपको बहुत सलाम कहला भेजा है और उन्होंने ये कहा है कि अभी आप डॉलर बिल्कुल नहीं बेचेंगे। आप ये इसीलिए बात आई मैं हैं? फोन पे नहीं बता सकती थी। बाजार बहुत हसास है, ये काम खतरनाक। ये नहीं हो सकता है। दोपहर तक मुझे 30 लाख डॉलर देने होंगे। दुबई से मुझे ऑर्डर आया है। उसको चेंज करके रियाल में दे दें, कह दें डॉलर नहीं है। ये काम सही नहीं है। इस तरह कस्टमर का भरोसा हम पर से उठ जाएगा। वहाँ पर उसने डॉलर दिया है और यहाँ पर उसे डॉलर लेना है। वो एक्सपोर्टर है। तो मार्केट रेट से कम में दे दें। इस तरह वो कहीं से भी ले सकता है अपने लिए। लेकिन आप अभी डॉलर बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगा। उसका सारा सिस्टम बिगड़ कर रह जाएगा। आप बेचने के दाम में उससे ले लें, इस तरह उसे नुकसान भी नहीं बेचने होगा। की कीमत पर? इस तरह तो मुझे खुद घाटा होगा। आप फिक्र ना करें, तलाफी हो जाएगी। सलाम, खुशामदीद। सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। आपकी भी मेहरबानी। बहुत ही शानदार है। आइए, तशरीफ लाइए। शुक्रिया आपका। अभी आपके पास ईरान के बाहर कितने पैसे हैं? लेकिन क्यों? परेशान ना हो, मैं जाके ये शिकायत करने वाला नहीं हूँ कि तेहरानची साहब के पास लंदन के बैंक में करोड़ों डॉलर पड़े हुए हैं। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास सरकारी हिसाब से कितने डॉलर हैं? 36 मिलियन 8,30,000 अमेरिकन डॉलर। लंदन में? नहीं, दुबई। अच्छा है, अपने अकाउंट में पड़े रहने दें। नहीं हो सकता। मैंने सेंट्रल बैंक से अपने पैसे एक्सचेंज सिस्टम में डालने का वादा किया है। कोई बहाना कर दे, कह दो कि अभी मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं आया है। कह दो कस्टमर ने कहा है कि तेहरान भेज दूंगा। ईरान में तो बाइकआउट है, बैंक से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अच्छा है, यही बहाना करके उन्हें बता दो। अभी या बाद में सब्सिडी वाला डॉलर तो वापस करना ही होगा। भाई तेहरान जी, ईरान में एक्सचेंज रेट का मामला हजारों में तब्दील हो जाता है और कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं। अगर इन्होंने दुबई के बैंक से पता लगाया तो? फिक्र ना करो, वो मुझ पर छोड़ दो। और मेरा फायदा?
डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आज ही तुम यहाँ के सेंट्रल बैंक चले जाओ और उन्हें बता दो कि डॉलर मुंतकिल करने का इम्कान नहीं है। उन्हें कह दो कि डॉलर की जगह आप मुझसे रियाल ले सकते हैं। वो नहीं मानेंगे। तुम सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। गुलाम रजा? उससे भी अच्छा कोई तुम्हारी नजर में है? वो तुम्हारा दोस्त भी है और जहाँ भी पैसे और डॉलर का मामला सामने आता है गुलाम रजा रहमानी का नाम सामने जरूर आता है। मेहरबानी करके गुलाम रजा को बीच में मत डालो। वो ऐसा घुमाएगा कि वो खुद तो फायदा उठा लेगा और हमें घाटे में डाल देगा। फिक्र ना करो तुम, जितना भी घुमाता है घुमाने दो। डॉलर की हालत को देखते हुए फायदा तुम्ही को होगा। ये लो इब्राहिम, देखो उसे जल्दी ही तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वो कैसे? समझ जाओगे, जल्दी ना करो। क्या वो लंदन आना चाहता है? कहा ना जल्दबाजी ना करो। सुनो, एक लिस्ट में तुम्हें भेज रहा हूं। जिन कंपनियों का नाम उसमें है उनकी तमाम दरखास्त को कबूल कर लो। तुम फिक्र ना करो। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं देख लूंगा। मैं कह रहा हूं ना कि फिक्र की जरूरत नहीं है। देखो जो नंबर मैंने तुम्हें दिया है अब से सिर्फ उस पर फोन करना। हाँ, सिर्फ इसी नंबर पर जिस पर बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। जी हाँ, रहमानी साहब ने कहा है कि ये 4 लोग अगले हफ्ते से काम पर लग जाएं। आप इन 4 लोगों के काम का ऑर्डर जल्दी रिलीज कर दें। अगले हफ्ते ये लोग अपने काम पर लग जाने चाहिए। खुदा हाफिज। जनाब, हो गया। जिन 4 लोगों के बारे में आपने कहा था वो अगले हफ्ते से काम पर लग जाएंगे। अच्छा है, आ जाओ। बताओ तुमने क्या किया? ये उन कंपनियों की लिस्ट है जिन्होंने हुकूमती रेट पर डॉलर लिए हैं और उन्हें अपने डॉलर बैंक को देने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये बताओ ये सब मिला के कितना हो जाएगा? यहाँ पर है सब। अच्छा है। सबका बहाना ईरानी बैंक का बायकॉट है ना? जी हाँ, जब से स्विफ्ट सिस्टम ने बायकॉट लगाया है तब से इंटरनेशनल बैंकों से लेन देन नहीं हो पा रहा है। इस लिहाज से हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हुकूमत अड़ंगा लगाएगी तो इंटरनेशनल बैंक मजबूरी में इन तमाम डॉलर्स को सीज कर देंगे और इसकी स्लिप सेंट्रल बैंक को भेज देंगे। हुकूमत क्यों अड़ंगा लगाएगी? क्योंकि कानून है और हुकूमत कानून से चलती है। तो फिर हमारा यहाँ क्या काम?